इस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। चुनावी तापमान बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासी पार्टियों में जुबानी जंग है, वार पलटवार है, नए अभियान शुरू हो रहे हैं, नए नारे गढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 82 सीटों के मिशन पर हैं, यानी बिहार और बंगाल के दौरे पर। पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर टीएमसी पर जोरदार हमला किया। अब से थोड़ी देर पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब भी दिया। लालू के बयान के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे। उन्होंने बेतिया में लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और जंगल राज को लेकर लालू परिवार को घेर डाला। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं मोदी के मिशन 82, यानी बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों में पिछले बार बीजेपी और एनडीए को कितनी सीटें हासिल हुई थी। 19 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत की ली थी और 22 पर वो नंबर 2 की पार्टी रही थी। बीजेपी का वोट शेयर 40% था। बिहार में आ जाइए तो 2019 में एनडीए में 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 सीटें, ये तीनों एक साथ एनडीए बनकर चुनाव लड़े थे। बीजेपी को 24%, जेडीयू को लगभग 22% के आसपास और एलजेपी को 8% वोट मिले थे। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी की जो रैली बेतिया में हुई, उसमें नीतीश कुमार मंच पर मौजूद नहीं थे। दरअसल नीतीश बाबू अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली आ रहे हैं और कल उन्हें विदेश के दौरे पर जाना है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सहयोगी दलों की वजह से नीतीश बाबू के मंच पर होने का पेच फंसा था। उपेंद्र कुशवाहा को मंच पर जगह नहीं मिलती, चिराग पासवान को पीछे की कतार में बैठना पड़ता, तो शायद सहयोगियों को अच्छा नहीं लगता। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है, जहां धार में उन्होंने बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, 2 खास मेहमान शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ स्टूडियो में आए हैं, स्वागत है। आज अभय दुबे जी भी स्टूडियो में आए हैं, तो स्टूडियो से ही आज घमासान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम सबके प्रणाम करतानी। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। पीएम ने पकड़ लिया लालू प्रसाद यादव के एक सवाल की बिसात पर 2024 के चुनावों का सबसे बड़ा युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ दिया। रोज रोज अपने हर भाषण में पूरे विपक्ष को बार बार बता रहे हैं कि मेरी जनता मेरा परिवार। आज मामला और बड़ा हो गया क्योंकि रविवार को जिस बिहार में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार का हिसाब किताब मांगा था, आज वहीं पहुंचे बिहार में प्रधानमंत्री और वहीं से आज पीएम ने सीधा निशाना साध दिया बिहार के बेतिया में लालू प्रसाद यादव और पूरी आरजेडी को घेर दिया। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। इधर परिवारवाद पर बीजेपी ने अपनी सारी तोपें निकाल दी हैं और मंच पर हर माध्यम से संदेश साफ है कि जब जब पीएम मोदी पर सीधा निजी हमला होगा, उनके साथ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर
सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग करें। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। राहुल गांधी ने एमपी के धार में सरकार पर फिर चौतरफा धावा बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष ने रोजगार को लेकर सरकार को आईना दिखाया। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिया वो। चुनावी सियासत फुल स्पीड में है, दोनों ओर से व्यू की रचना की जा रही है, नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं और नए अंदाज में वार हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो शहजाद पूनावाला जी और अभय दुबे जी तो स्टूडियो में हैं ही, नवल किशोर जी भी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं, कुछ देर में मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला जी, आप परिवार पर कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, वो सवाल आपसे रोजगार पर पूछ रहे हैं, कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चैनलों को छोड़कर राहुल गांधी को कोई सीरियसली गंभीरता से लेता नहीं है जब वो इन विषयों को उठाते हैं। मिनिमम रिटेल प्राइस एमआरपी को बताते हैं, वो कहते हैं कि मनरेगा माफ हुआ या नहीं हुआ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने वाराणसी के युवाओं पर की, ऐश्वर्या राय पर की, उसको तो छोड़ ही देते हैं, परंतु आ जाते हैं खड़गे जी के बयानों पर। अब खड़गे जी जो बोल रहे थे, अब एक और इनकी नेत्री है प्रियंका वाड्रा, सुनिए उन्होंने क्या कहा था हिमाचल चुनाव में। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार, ये नहीं कहा था कि सरकार में। अब एक कहते हैं कि सरकारी नौकरियां 1 लाख देंगे हिमाचल प्रदेश में, और उनके मुख्यमंत्री उन्हीं को खारिज करते हैं, जैसे रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया और कहा कि देखिए गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। अब जहां तक रोजगार का सवाल है, मैं उस पर 2-3 टिप्पणी कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपना विषय भी रख देता हूं। रोजगार का आंकड़ा सुनिए, 11 करोड़ ईपीएफओ थे जब ये लोग छोड़कर गए, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ की बढ़ोतरी। 18 से 25 की एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हुई। 16 करोड़ तो सीधे सीधे कोई लोग भर रहे हैं पैसा उसका नौकरी के लिए, और ईपीएफओ ऐसे बिना पैसे के नहीं होता। एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 2014 में 45 से कम, आज 58 से ज्यादा। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 6 लाख सरकारी नौकरी, आज की तारीख में 9 लाख, ये पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2014 में 36%, 2023 में 56%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कल ही एनएसओ का डेटा है, 3.1%, लोएस्ट है 7 साल में। अच्छा, उसके अलावा आप कुछ जमीन पर देख लीजिए, 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हाईवे। कौन बना रहा है? इटली के लोग बना रहे हैं क्या? पहले 70 एयरपोर्ट बने थे 70 साल में, आज 144 है। किसने बनाया एयरपोर्ट? 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 20 सिटीज में मेट्रो है। किसने बनाई ये मेट्रो? 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, किसने बनाए ये आवास? 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। अब मान लीजिए कि 3 लोन पर 1 जॉब, तो उसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। और सीएमआई का डेटा जो ये लोग कोट करते हैं, उस डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में, जहां से अभय जी आते हैं, मेरे भाई बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं, वहां पर 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। हमारी सरकार 18 वर्ष बाद भी रिपीट हुई। इनकी राजस्थान में सरकार थी जहां पर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में रिपीट नहीं हुई, डिलीट हो गई। और उसके अलावा 700 स्टार्टअप थे 2014 में, आज 90,000 स्टार्टअप है। अब इसमें जोड़ लीजिए कि नौकरी मिली होगी नहीं मिली होगी, परंतु मैं आपको बताता हूं कि इनकी समस्या इनके राजनीतिक बेरोजगारी की है। अब बताइए, लालू जी किसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी तेजप्रताप, सोनिया जी प्रियंका राहुल के लिए, और स्टैलिन जी उदयनिधि के लिए। और रोजगार नहीं मिलता है तो उदयनिधि स्टैलिन कभी हिंदू धर्म को, सनातन को गालियां देते हैं, उसको कहते हैं समाप्त करेंगे सनातन की, उनको परिभाषा भी नहीं पता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी तो कह दिया ना, क्या रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे थे उदयनिधि स्टैलिन? और उसके अलावा आप देख लीजिए आज जिस प्रकार का ए राजा का बयान आया है, ए राजा कहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, राम मेरे विरोधी है। बताइए, मैं तो भारतीय मुसलमान छोटा सा एक गिलहरी की तरह हूं, मैं भी प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानता हूं, पर यह राजनीतिक रूप से जो बेरोजगार है वो किस प्रकार से सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हैं। और अभय दुबे जी वैसे तो एक ठेठ सनातनी है, परंतु वो भी उदयनिधि स्टैलिन को बाहर नहीं कर पाएंगे, वो भी ए राजा को बाहर नहीं कर पाएंगे। क्यों करेंगे भाई? इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा है कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, इन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं है, इन्होंने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, इन्होंने कहा है कि अर्जुन को कृष्ण जी जो है जिहाद सिखाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ये मुझ पर हमला कर सकते हैं, परंतु ये राजनीतिक बेरोजगार इनकी पार्टी जो हमला करती है हिंदू धर्म पर, उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। परिवारवाद पर पीएम का सबसे ज्यादा जोर रहा और वो राजनीतिक परिवारवाद को लेकर वो हमला करते हैं।
अब ऐसे में उन्होंने जंगल राज पर भी आज हमला किया है अभय जी, और अमित शाह देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक पूरी पार्टी झोंक दी गई है, परिवारवाद की पराकाष्ठा है वहां। अंजना जी, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई प्रजातंत्रवादी और राजतंत्रवादियों के बीच है, ये लड़ाई पूंजीपतिवादी और समाजवादियों के बीच है, ये लड़ाई उदारवादी और संकीर्णतावादियों के बीच है। हां, ये लड़ाई परिवारवादी और अवसरवादियों के बीच है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार सदन में गए और आपने लोकसभा में शीश नवाया तो ऊपर उठकर नहीं देखा। वहां पर लिखा हुआ था मूल वाक्य हमारे सनातन का, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमने तो पूरी पृथ्वी को परिवार माना प्रधानमंत्री जी, और आपने परिवार किसको माना, रोजगार किसको दिए? जैसे अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे, परिवार का विस्तार किया प्रधानमंत्री जी आपने किया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकालते थे भ्रष्टाचार की, परिवार का विस्तार करके उसको शामिल कर लिया। भाग मुकुल भाग उसको शामिल कर लिया। आपने अजीत पवार को परिवार में शामिल कर लिया, जिस पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था। उसके साथी की पुत्री अदिति तटकरे को शामिल कर लिया। उस हसन मुंशरिफ को शामिल कर लिया, जिस पर आरोप लगाया था कि 40,000 किसानों का पैसा प्रधानमंत्री जी वो खा गया। आपने व्यभिचारी, आतंकवादी, आपने बैंक लुटेरे, आपने किसानों के हत्यारों को परिवार में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी। आपने जम्मू कश्मीर गए तो सैफुल्ला फारूक एक आतंकवादी को टिकट दे दिया, तारिक अहमद मीर एक आतंकवादी को टिकट दे दिया। ऐसे परिवार का विस्तार प्रधानमंत्री जी आपने किया। आपको तो ख्याति अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी। जब भी आपकी सत्ता को चुनौती मिलती है, जब आपकी सत्ता पर संकट गहराता है, तो आप बागवान पिक्चर के अमिताभ बच्चन आप में उतर आता है। भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहने लगते हैं मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या वो किसान 15 करोड़ किसान परिवार इस परिवार का हिस्सा नहीं है आपके परिवार का, जिनके बच्चों के सिर में पीछे से गोलियां मार दी, जिनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री जी। 57 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में ठगे गए, भर्ती परीक्षा लीक पेपर हुआ प्रधानमंत्री जी। आपने परिवार में किसको अवसर दिया? संदेश खाली का संदेश दे रहे थे। ये बर्नाक मराक को नहीं जानते आप? बर्नार्ड मराक कौन है ये? आज तक ने स्टोरी दिखाई 76 महिलाएं, जिसमें 6 से 7 नाबालिग बच्चे थे, जिसके घर डिटोनेटर निकले, जिसके घर ड्रग्स निकला, जो पुराना आतंकवादी था, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में पकड़ाया और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र को भूल गए। उस संसदीय क्षेत्र में ये देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपी थे, क्या उन दुखी दर्दी परिवारों से मिलने का दायित्व तो आपका नहीं था? अगर आप संदेश खाली में मिलते, हां कार्रवाई होनी चाहिए संदेश खाली में भी, लेकिन संदेश खाली नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी। एक सख्त संदेश जाना चाहिए। परिवारवाद पर आपका जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपका क्या एजेंडा है? सरकार और सरकार पर आरोप लगाना एक हिस्सा होता है, लेकिन आपका क्या एजेंडा है? बेरोजगारी पर आप क्या करेंगे? उन्होंने सुना दिया हिमाचल प्रदेश का। प्रियंका जी कह रही थी 1 लाख जॉब देंगे, और फिर सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हम जॉब का सृजन करेंगे, हमने ये कहा था। अंजना जी, हमारा उद्देश्य साफ है। परिवारवाद, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, लेकिन 140 लोगों का ध्यान रखा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम न्याय करेंगे। जब किसान न्याय की बात की तो कहा समर्थन मूल्य का कानून सरकार में आते ही हम बना देंगे। उन्होंने बराबरी के न्याय की बात की तो कहा प्रधानमंत्री जी, जिसको 2021 में सर्वोच्च अदालत में आपने नकार दिया था कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल के एंट्री 69, वो केंद्र का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना हरगिज नहीं कराऊंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कराएंगे और न्याय देंगे। युवा न्याय, ये देखिए आपकी सरकार का दस्तावेज, 30 लाख में से 9,97,000 नौकरियां खाली है प्रधानमंत्री जी। वो न्याय उसके बाद आएंगे अगले राउंड में। बताइए अगले राउंड में। मैंने सारे इश्यूज नोट किए, एक एक करके अभय जी का 10-10 सेकंड में हर विषय का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा पूंजीपति बनाम समाजवादी 140 लोगों को हमने संपन्न बना दिया। उसमें से एक नाम किसका लेते हैं? वो अडानी, रेवंत रेड्डी अडानी आज भी लिया उन्होंने। हाँ, ये पूंजीपति है, ये समाजवादी है। अब पूरा जवाब अपने समय। ये कब की फोटो है? ये अभी जब डेवोस में गए थे, वहां पर भी एक महाकुंभ होता है अर्थशास्त्रियों का,
और वहाँ का वो पिछले खान पान वहाँ पे अलग होता है सर। मेहुल चोकसी मैंने का आपके फोटो बीच था में नहीं, मैंने प्रधानमंत्री आपके जी के ये साथ, एमओयू साइन उसी किया हुआ है तरह, सर। उसी ये की तस्वीर में एमओयू साइन किया हुआ है 12,000 करोड़ का। आज भी उन्होंने अडानी का नाम लिया है। अंजना जी मेरा समय पूरा है, कर लेंगे, अंजना पूरा जी कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये तरीका नहीं, 1 वर्सेस 3 है ठीक है, वैसे भी। ठीक है। एक अकेला सब पे भारी, कहाँ है? परंतु थोड़ा सा नहीं, थर्ड भी आ ही जाएगा। ये सब एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है। अरे अब सुन लीजिए, बीमारी ना भाई, पूरे बीमार आप वायरस। अभय जी मैंने आपके बीच इतने में स्तरहीन आप बात प्रधानमंत्री की कबर खोदने की बात करें। हमने क्या कहा? नहीं ठीक है, मेरा भी वापस आदर्श आइए, वापस आइए, गलत है, मत बीच में बोले जा बोलिए रहे हैं। अभय जी। पर आप भी बीमारी से तो मत तुलना तो कीजिए ना ऐसा किसी है, की। प्रधानमंत्री जी के परिवार तक चले जाना, उनको क्या क्या उन्होंने कहा, और मैं अगर वायरस और स्ट्रेन कह दूं तो मैं बड़ा गुनहगार हूं। सारे अच्छा, सुन गुनहगार लीजिए, हैं जो अब गलत सुन बोलेंगे, लीजिए, हाँ। अंजना जी उत्तेजित मत कीजिए, मैं 1 वर्सेस 3 हूं। मैं इनसे बोलना चाहता हूं, इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के परिवार में कौन है। कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। हमारे परिवार में 80 करोड़ वो लोग हैं जिनको राशन मिला, 12 करोड़ वो लोग हैं जिनको नलके मिले, 13 करोड़ वो लोग हैं जिनको टॉयलेट मिला, 3.5 करोड़ वो लोग हैं जिनके आवास बने, 50 करोड़ लोग वो हैं जिनके अकाउंट खुले, 44 करोड़ वो लोग हैं जिनके मुद्रा बने, 44 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनको मुद्रा से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला, 25 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी से बाहर आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने 10 वर्ष में किन का घर बनाया? अपना घर छोड़कर वो बता दीजिए। आपके घर में केवल, स्पीच में मत बोलिए, आपके घर में केवल राहुल और प्रियंका है, आपके घर में केवल तेजस्वी और तेज प्रताप है। परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा संदेश खाली में सख्त संदेश। देखिए, उन्होंने मेघालय का उदाहरण दिया। अंजना जी, वो मेघालय के व्यक्ति को तो हमने गिरफ्तार करवाया, आईआईटी बीएचयू वालों को भी हमने, सुन लीजिए बीच में नहीं, हमने गिरफ्तार करवाया। परंतु संदेश खाली पर, क्योंकि वो राइवल चैनल का, अंजना जी मैं बीच में नहीं चला रहा हूं, संदेश खाली पर खड़गे जी ने कहा ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया क्या अभी तक? और सुनिए, झारखंड में दुमका के बाद, जहां पर एक विदेशी महिला के साथ क्या हुआ, उसके बाद पलामू में एक 21 वर्षीय बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ। उस पर प्रियंका जी ने बोला क्या? बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, आदिवासी महिला को, कुछ बोला क्या? प्रियंका जी का एक ट्वीट, संदेश खाली, दुमका, पलामू या बेलगावी का एक ट्वीट दिखा देंगे, मैं माफी मांगूंगा। हाथरस चली गई थी, हाथरस में कार्रवाई हुई, यहां पर कुछ नहीं हुआ। एनीवेज, मैं आना चाहता हूं किसान पर। किसान पर उन्होंने बोला कि एमएसपी की गारंटी का लॉ 2006 में बनी थी, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 14 तक धूल खाती रही, हमने उसको लागू किया। उसके बाद 17-18 में जिस प्रकार से प्रशंसा की स्वामीनाथन जी ने, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तो केरल में ना एपीएमसी है, ना वहां पर एमएसपी है। केरल में कब एमएसपी लागू करेंगे? वायनाड से आते हैं ना सांसद जी, बताइए राहुल जी, कब लागू करेंगे केरल में एमएसपी और एपीएमसी? और उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, तो मैं उस पर भी बता दूं, कर्नाटका में तो सर्वे हो रखा है, कहे जारी नहीं करते रिजल्ट, क्योंकि डीके शिव कुमार करना नहीं चाहते। और टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम जातिगत जनगणना नहीं चाहते। रोका किसने था? नेहरू जी ने। विरोध किसने किया? राजीव जी ने, इंदिरा जी ने मंडल का विरोध किया। और इसके बाद आकर ये हमें ज्ञान देंगे, उस पार्टी को जिसने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, उस पार्टी को जिसके 80 सांसद ओबीसी है, उस पार्टी को जिसके 27 मंत्री ओबीसी से आते हैं, उस पार्टी को जिसके 40 एमएलसी ओबीसी है, और उस पार्टी को जिसने संवैधानिक स्टेटस दिया ओबीसी कमीशन को, इन्होंने काहे नहीं किया? एक ओबीसी अध्यक्ष बना था, उसको भी लात मारकर, धोती फाड़कर बाहर कर दिया। आज भी राहुल जी ने कहा है, और जब आदिवासियों की वो बात कर रहे थे तो वो एंकर्स तक आ गए कि एंकर्स कोई आदिवासी नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। देखिए, सामाजिक, क्योंकि ये दशकों से तो आप लोग की भी सरकार रही ना इस देश में, तब कौन से थे बता दीजिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर राहुल गांधी जी आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी के चरित्र और कृतित्व को प्रत्यक्ष नहीं देखा, वो आज देख सकते हैं जो राहुल गांधी के रूप में प्रतिबिंबित होता है। पहला झूठ, ये जो मेघालय का आरोपी पकड़ाया था ना, उस पकड़ाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है। इन्होंने पूछा हमारी सरकार ने क्या किया और तुलनात्मक बात की। मेरी सरकार जब थी 10 वर्ष तक तो अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया था। 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जो प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने की कोशिश की। जो राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से हुंकार भरी तो वो निर्णय वापस लेना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने 14 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया। उसके बाद 10 करोड़ लोगों को जल, जंगल और जमीन का, आदिवासी परिवारों को हमने अधिकार दिया। करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई जाए, उसके सूचना का अधिकार दिया। आपने क्या किया बताइए? आपने 12 करोड़ लोगों के आरोप से कैसे निकलिएगा सर? इस पर अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। अब पीएम कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और कह रहे हैं आप लोग परिवार में अटके हुए हैं, परिवारवाद में।
इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? पॉलिटिकली चुनाव का वक्त है ये, इस पर जवाब दीजिए। फिर आ रही हूं, मनोज सिंह काका भी हमारे साथ जुड़ प्रधानमंत्री जी का परिवार अगर परिभाषित करना है तो 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान से बारी बारी सत्ता की सरपरस्ती से विदेश भगा दिए गए, वो परिवार प्रतिबिंबित होता है प्रधानमंत्री जी आपका। आपके अगर परिवार की इतना दुख दर्द होता तो इस देश की महिलाओं को महंगाई की आग में नहीं झोंकते, जब आप ताकत लगाकर कहते हैं इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, पूरे देश के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उनको लगता है पेट्रोल और डीजल 400 के पार कर देंगे, उनको लगता है दाल और तेल प्रधानमंत्री जी 400 के पार कर देंगे, उनको लगता है कि बेतहाशा बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी युवा आपके देश के, आपके परिवार के सदस्य नहीं थे, उनके साथ ये भेदभाव। इस पर एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि इन्होंने कम से कम ये कहा कि मनरेगा का भुगतान होता है, मनरेगा की माफी नहीं होती, जो राहुल गांधी समझा रहे थे एक छोटे से बच्चे को। एनीवेज मैं वीडियो प्ले कर सकता हूं पर एम्बैरेस हो जाएंगे, छोड़ देते इसको। जल जीवन जंगल का अधिकार की बात की। 370 जब तक लागू था मैडम, जम्मू कश्मीर में SC ST के कोई कानून लागू नहीं होते थे वहां पे, ना जल जंगल जीवन के कानून होते थे, ना वहां पर प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट होता था। इनसे पूछे ना कि आदिवासी समाज का इतना बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसने कहा द्रौपदी मुर्मू जी को? पहली बार जब आदिवासी समाज से कोई बनी तो उनको राष्ट्रपति कह दिया। इनसे पूछे कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कब है, वो बता नहीं पाएंगे। 15 नवंबर को है। जनजातीय गौरव दिवस किसने मनाने का काम किया? आपने क्यों नहीं मनाया 70 साल में? क्योंकि एक ही परिवार की चरण वंदना करनी थी। इनसे पूछे 10 ट्राइबल म्यूजियम किसने बनाया? इनसे पूछे ST का बजट जो था 4,500 करोड़, उसको बढ़ाकर 13,500 करोड़ किसने किया? क्यों नहीं किया इन्होंने? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में उनको पहली बार हिस्सेदारी किसने दी? और संदेश खाली पर मैं अब मुझे विवश करने किया है इन्होंने, मैं चलाऊंगा ये बाइट। ने जंगल राज बोला। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको इस खली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। ऐसा कोई बहस नहीं है। आपने वक्तव्य दूसरा दिया था अध्यक्ष जी के लिए, अंजना जी आपने कहा छोटी मोटी घटना, उन्होंने छोटी मोटी घटना नहीं अंजना जी मैंने परिभाषित करके कहा था। इस बात का तात्पर्य अंजना जी आप भी निकाल के इनको समझाइए कि यहां पर ऐसे ही होते रहता है। और आखिरी बात, इन्होंने महंगाई की बात की। मान्यवर कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। हिमाचल जैसे प्रदेश में 6 रुपया इन्होंने डीजल का बढ़ा दिया और इनके समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 10% के ऊपर, आज 5.1% है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं। तो कुछ तो सोच समझकर बात कीजिए। अभय जी मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जैसे NPA को आपको डिफेंड करना है, पर इतना आप झूठ बोलेंगे क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश का आपने जिक्र किया तो बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश से आज आया है। 1,500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में हम डालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिसको कहते थे कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, उस पर मैं लौट रही हूँ। अब मुझे नवल जी और मनोज सिंह काका जी के पास एक बार जाने दीजिए। नवल जी, आप लोगों को क्या इस बात का एहसास है कि आप लोगों ने PM के हाथ में सबसे बड़ा मुद्दा थमा दिया है? इसे थाली में सजा के जिसे थमाया जाता है वैसे मुद्दा थमा दिया है। अब हर जगह, हर मंच से, हर रोज वो यही बता रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर अपने खुद के भाषण में, कि ये देश मेरा परिवार है और देश मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। देखिए अंजना जी, ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ 2 करोड़ रोजगार का बात था। ये तो उतना ही बड़ा झूठ है जितना 15 लाख रुपए की बात झूठ थी। ये उतना ही बड़ा झूठ था कि 2022 तक सबको घर दे देंगे। ये उतना ही झूठ था जितना झूठ 3 कृषि कानून वापस लेने में हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं और पूरा जग जाहिर है। आपने ये देखा होगा कि बार बार बिहार में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर जंगल राज था। जंगल राज का कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, खाली बोलते हैं जंगल राज है और जंगल राज का युवराज है। अगर पैमाने पे देखा जाए तो गुजरात तो दंगा राज है। जिस गुजरात के जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय तो दंगा राज था, और ये कोई और नहीं, उन्हीं के दल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आप तो जो आपका कर्तव्य है वो भूल गए। इसका तो साक्ष्य है कि उनके अपने यहाँ पर वास्तव में मसला ये है कि पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने 10 साल में मुद्दों पे क्या काम किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां तक जंगल राज की बात है, आप बताइए ना, बिहार से आप भी आती हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस किसके समय काल में हुआ था? उससे घिनौना कोई कार्यक्रम हुआ है क्या? नंबर 1, सृजन का जो बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें भाजपा के नेताओं की बहन और भतीजी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपने कोई कहीं उत्तर मिला उससे? तो ये बात कहने की है और कुछ कहने की और है। तो प्रधानमंत्री बार बार इसलिए बिहार जा रहे हैं और झूठ भी कई बार बोल चुके हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया,
गृह मंत्री बोले कि कहीं पे हवाई अड्डा से लोग आना जाना शुरू कर दिए। ये तमाम तरह का झूठ इस बार चलने वाला नहीं है। रोजगार की अगर बात होगी तो बिहार में तेजस्वी यादव का नाम होगा। और आपने देखा होगा पिछले इतवार को संडे को कितना भीड़ आया था। उनको पता है कि जो 17 महीना में काम हुआ है वो 17 साल में भाजपा नहीं कर पाई है। जो वित्त मंत्री 2020 में छोटा सा जवाब क्योंकि मनोज जी से फिर मैं रिस्पॉन्स 19 लाख रोजगार देंगे। भीड़ तो नवल जी 19 में भी आया था। ठीक है, रुक जाइए। मुझे मालूम है कि आपकी बाध्यता क्या है, आपकी बाध्यता क्या है मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम कंप्लीट तो करने दीजिए। ये कौन सा डिबेट है? इतना मजाक करने का क्या जरूरत है देश से? क्या बाध्यता है? अरे आपको कौन बोल सकता है? क्या आपको तो बाध्यता जहां नहीं, मजाक ये है कि अगर हम बिल्कुल आपकी बाध्यता हो सकती है। क्या कल भी बाध्यता आपने है? जवाब नहीं देने क्या दिया। कहानी सुना रहे हैं? सुधांशु जी झूठ बोल रहे थे। मैं अभी भी चुनौती, आप बताइए ना क्या बाध्यता है? क्यों नहीं जवाब देने देते हैं आप? मैं जब बोल रहा हूं तो आप क्यों रोककर उनसे पूछे? आप उनसे सवाल तो पूछिए। 19 महीना में आईना रखिए अपने सामने, दिखेगा चेहरा। पिछले बार थी 2000। नवल किशोर, त्वरित जवाब दे। 1 2 3 बार आपको दोहरा के बता दे रही हूं कि मुझ पर निजी अटैक करने के लिए मेरे चैनल का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कहना है कहिए। अभय जी भी कह रहे हैं और तमाम है, 3 विपक्ष की पार्टियां यहां पर हैं। बीजेपी की तरफ से 1 प्रतिनिधि है, तो मुझे जवाब उनसे लेना है और ये मैं तय करूंगी। इसलिए आपको जितना चीखना है और आरोप लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं इस पे त्वरित और एकदम स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जंगल राज का प्रमाण दीजिए। आप ही कह रहे हैं कि 17 महीने में जो हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। तो माए बाप की भी तो सरकार थी 90 से लेकर 2005 तक, तो नहीं किया ना आपने। क्यों नहीं किया? उस समय कौन सा जो रोजगार दिया जा रहा था जरा देख लीजिए। और मैं इस पे अभी आपको फैक्ट बताता हूं। तेजस्वी यादव बोलते हैं 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। इनके जो मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शक्ति यादव कहते हैं 2 लाख नौकरी दी। अब इसमें से बता दीजिए कि कौन सा असली आंकड़ा है। दूसरी बात, बिहार में तो अभी जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आप लोगों का असल चेहरा है क्या। कभी नीतीश बाबू के खिलाफ, कभी नीतीश बाबू के साथ। अंजना जी गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, एकदम गोल पोस्ट चेंज नहीं हो रहा है। एकदम मुझे सही पहले ये विषय तो समाप्त करने दीजिए। एक व्यक्ति कह रहा है 5 लाख सरकारी नौकरी दी, दूसरा उनका राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता कह रहा है कि 2 लाख। तय कर लेना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के कौन सा झूठ परोसना है वो तय करके आए ना ये सारे लोग मिलके। अच्छा दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। इसके बाद आपने कहा हम तय नहीं कर पा रहे। मान्यवर इनसे अभी इन्होंने सृजन स्कैम का बोला। सृजन स्कैम 2015 का है ना, मैं भी थोड़ा बहुत बिहार को जानता हूं। तो 2017-15 में ये थे ना नीतीश जी इनके साथ। क्यों नहीं? 17 महीने की सरकार थी तो काहे जांच शुरू करा दी? शुरू करवा देते ना, मनोज जी करवा देते। क्यों कर दिया? घेरने के लिए अनेकों मुद्दे हैं। क्या उन अगर मौका गवाएंगे ना, अगर आप परिवार पर निजी हमले करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारी तोपें निकल सकती हैं विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ। जी हाँ, ठीक बात है आपकी। बहुत सारी तोपें निकल सकती हैं और निकल भी रही हैं। लेकिन बीजेपी की और देश के प्रधानमंत्री जी की जो उनकी राजनीति करने का जो उनका तरीका है और उनका जो आचरण है कि जिन मुद्दों को, जिन सवालों को वो चुनाव के समय बहुत मजबूती से उठाते हैं, उन्हें मुद्दा मानते हैं, जैसे ही चुनाव बीत जाता है उन्हीं के सहयोगी और उन्हीं के कैबिनेट के साथी उसे जुमला बता देते हैं। वो शाम के बेरोजगारी के सवाल पर और शाम के महंगाई के सवाल पर सुबह मंदिरों में वो कुछ रखवा करके दंगा कराने वाली विचारधारा के समर्थन में खड़े दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी से ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति तो दिया नहीं था। ये 15 लाख तो आपके खाते में आ जाएंगे, ये भी गारंटी किसी दूसरे देश के नेता नहीं, वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अगर इस देश के किसानों की आय किले ठोकवाने से और 700 किसान शहीद हो गए, जो साथी है किसान कौन सा गलत काम कर रहा है? किसान ने कहा कि इस देश में सिर्फ 23 फसलों पर भी, जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें अंजना, उसमें सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी सरकार देती है, सभी फसलों पर नहीं देती है। आप उनके एमएसपी का वादा, अगर सभी चीजों का वादा किया जा सकता है, अगर इस देश में बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ राइट ऑफ किया जा सकता है, तो 12 लाख करोड़ रुपए इस देश के अन्नदाता का क्यों नहीं दिया जा सकता है? और जो साथी बोल रहे थे उनको बस यही कहना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग निर्भीक सवाल कर देंगे, मुद्दा उठा देंगे, उनके घर ईडी चली जाए। परिवारवाद मैं जानना चाह रहा
रहा हूं, ये देश का नौजवान, गली किसान कूचे से आता हुआ नौजवान जानना चाह रहा है। रिंकू सिंह क्रिकेटर है, उनके माता पिता भी जानना चाह रहे होंगे कि जय शाह कितना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये देखिए, ये आर्थिक भ्रष्टाचार है, आर्थिक परिवारवाद है। और राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण पंकज सिंह है, राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण तो भाजपा में पीयूष गोयल से लेकर अभी सुषमा जी की बेटी को टिकट मिला है, तमाम उदाहरण है। उसमें हो सकता है कि शहनाज भाई मेरा ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी तरह के विमर्श पर, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, उसके संवैधानिक मान्यताओं पर जो भरोसा न करती हो, जो ये चाहती हो कि देश में संविधान की मान्यताएं कितना जल्दी कमजोर हो जाए और देश में मनुवाद का जो व्यवस्था है वो कितना जल्दी लागू हो जाए, तो जो लोग सवाल कर रहे हैं, अब ये देश का नौजवान पूछ रहा है, जो बहुजन वर्ग का है, भाई दलित पिछड़ों की जो 90% आबादी है। एक सेकंड, एक खबर आ रही है मनोज जी। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पीएम पर बयान को लेकर एक एडवाइजरी चुनाव आयोग ने जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बयानों को लेकर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है। राहुल गांधी को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पीएम पर बयान को लेकर ये एडवाइजरी है। किस स्पेसिफिक बयान पर है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने एक एडवाइजरी कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को किया है और जिसमें सारे जो तथ्य हैं उन्हें देखकर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए कुछ बयान, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर जिस पर उनका जवाब भी आया था, इन सब को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड हिम टू बी मोर केयरफुल एंड कॉशियस इन द फ्यूचर। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। किस स्पेसिफिक बयान पर है, जैसे ही और जानकारी आएगी हम आपको बता दें। लेकिन ये एडवाइजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए हुए राहुल गांधी के बयानों को लेकर है। मनोज जी, अपनी बात एक लाइन में पूरी कीजिए, फिर जवाब लेंगे इनसे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सरकार है अंजना, अब जो लोग बुनियादी सवाल करें, आज कच्चे तेल की कीमत क्या है, बहुत साधारण सवाल, $82 प्रति बैरल है और डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, लगभग 100 रुपए है। लेकिन उस दौर को याद करिए जब कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी और इस देश में डीजल पेट्रोल की कीमत 55 रुपया और 60 रुपए थी। तो लोग बुनियादी सवाल करेंगे, जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा की, वो 9 साल बीतने के बाद मनोज जी, ये जो तमाम बातें आप यहाँ बता रहे हैं वो अखिलेश जी ने लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं बताई? उन्होंने तो बुनियादी सवाल संतान पर पूछ लिया। क्या जरूरत है ये करने की? बताएं अखिलेश जी उनको। या आप लोग सब बोले कि इस तरह का निजी हमला करके आप बीजेपी को ही हथियार देते हैं। अंजना जी देखिए, जो दूसरों के प्रति अमर्यादित आचरण करे उसे अपने प्रति भी, माननीय अखिलेश जी का जो सवाल आप कर रही हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक ऐसा उभरते हुए सूरज है जिनको आप भी जानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी के प्रति हमारे नेता ने कभी भी अभद्र भाषा व्यवहार का एक भी शब्द और एक भी लफ्ज बोला। हमारे नेता कभी इन सब चीजों के सख्त वो खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दूसरे को कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं जो देश के राजधानी में कहते हैं कि गोली मारो वाला नारा लगाते हैं, अब जवाब दीजिए। अब जवाब सुनिए मनोज जी, कैसे आशा करते हैं? जवाब दीजिए। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, तो मुझे 30-40 सेकंड दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता उभरते हुए सितारे हैं आचरण के विषय से। सुन लीजिए ये बात को। वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये उभरते सितारे बंसल जी बेबंद में दुखी थे कांग्रेस। तो देखिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये गलत है ना, ये गलत है, ये वन साइडेड है। नीतीश बाबू के निकाले। अरे भाई अंजना जी, ये सरासर माल और डीएनए आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा। मैं सबसे काउंटर कर रही हूँ, आपसे भी कर रही हूँ। 15 लाख वाला नहीं, आपके फोन में 15 लाख वाली वीडियो है कि नहीं? शहनाज, आप 40 सेकंड दे दीजिए। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, जवाब मैं अपने समय पर भी बोल रहा हूँ, मैं कभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। मनोज जी जवाब सुनिए, मनोज जी जवाब सुनिए, आवाज नीचे कीजिए। अंजना जी, मैं इसलिए सुनाता हूं क्योंकि मैं राजनीति में एक लौता ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं प्रूफ लेकर आता हूं हर बात का, ताकि कोई हवा हवाई बात ना हो। राहुल गांधी जी जैसी आदत नहीं है। और अभी राहुल गांधी को क्या एडवाइजरी देंगे कोई? भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला झूठ मत बोलो, सर्टिफाइड झूठे निकले वो। उनको तो कन्विक्ट किया गया ओबीसी को गाली देने के लिए, तब भी वो नहीं सुधर पा रहे हैं।
तो छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के बारे में, जो ओबीसी समाज से आती है कर्नाटका की, उनको नाचने वाली कह दिया। उनको दिखाई दे रही थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। तो राहुल गांधी को एडवाइस नहीं, राहुल गांधी को रिटायरमेंट की जरूरत है। अब छोड़ दीजिए उस विषय पे, मैं एक एक करके, मैंने तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई के बारे में भी बोला, मैंने तो किसान की एमएसपी केरला में कब आप देने वाले हैं वो भी पूछा, तो उस पर तो कोई जवाब नहीं। मैंने 2 करोड़ नौकरियां कैसी मिली है, मैंने उसका आंकड़ा दिया। आप लोग हिमाचल के 1 लाख नौकरियों का बात नहीं कर पाए, परंतु छोड़ देते उस विषय को। अब मैं एक एक करके दूसरे जो सवाल इन्होंने उठाए, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है। मान्यवर, बंगाल में अधीर रंजन कहते हैं कि लोकतंत्र को ममता दीदी मार रही है, खैरा गिरफ्तार होता है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी मार रही है, जब केरल में कोई घटना होती है तो पिनराई विजयन मार रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और केंद्र में आकर आप लोग इन लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र बचा रहे हैं। वाह भाई वाह। और आखिरी बात में एक टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, इनसे सिर्फ इतना पूछे, दंगे करवाने वाली मानसिकता के बारे में उन्होंने कहा, यह सनातन को समाप्त करने की कौन सी मानसिकता है जी? ये राम भक्तों पर गोलियां चलाना, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी है, हिंदू धर्म जो है वो सिखाता है कि अल्पसंख्यकों को मारना, ये किसकी मानसिकता और किसकी विचारधारा है? बताइए जरा एक बार। अभय जी, क्रिकेट मतलब जो वर्ल्ड कप को लेकर पीएम पर एक शब्द का इस्तेमाल, मेरे मुंह से वो शब्द निकलेगा भी नहीं, मुझे इतनी अमर्यादित वो भाषा और शब्द लगता है। उसी पर ये इलेक्शन कमीशन का आया है, हिदायत आई है। राहुल जी, आपको याद आ गया होगा मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है बोलने में, जो राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी जी के लिए एक ही बात कहता हूं, मैं तो अभद्रता नहीं करता। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी कुंठा निकालते हैं राहुल गांधी जी को गालियां देकर, मैं नहीं करता। मगर राहुल गांधी जी जेब में लोहे के चने और सीने में हौसले की आग रखते हैं, और जो असर सुनिए ना, अभी जितनी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सारी प्रवक्ता यही बोल, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, उन गालियों को दोहराने का आदी भी नहीं। अगर किसी का बयान हो ऐसा तो उसको भी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सबके हैं, पर उसमें नहीं जाना। प्रधानमंत्री जी, जंगल राज, आपने बिहार गए, जंगल राज किसको साथ लिया जानते हैं? जिस पर आरोप लगाते थे जब आप नीतीश कुमार साथ नहीं थे, जिसको रद्दी माल बताया था ना, उस पर आरोप लगाते थे। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। 650% लालू यादव जी के समय की अपेक्षा जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के साथ थी, 650% एब्डक्शन के केसेस बढ़े। आईपीसी के क्राइम 150% बढ़ गए। एक बार खुद अमित शाह साहब की रिपोर्ट तो पढ़ लेते प्रधानमंत्री जी। ये आईपीसी क्राइम में टॉप क्राइम रेट किसका, कहां का है? हरियाणा का। सबसे अधिक अपराध कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में। वायलेंट क्राइम से लेकर एब्डक्शन से लेकर बलात्कार से लेकर सारे आपके प्रांतों में। प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषण तो आप अच्छा दे लेते हैं, मगर गवर्नेंस के मामले में आपकी राज्य सरकारें सारी असफल है। आपको एक एक करके अगर गिनाया जाए, कुलदीप सेंगर का केस उत्तर प्रदेश में 8 महीने तक मुख्यमंत्री की शिकायत पेंडिंग थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। यह उच्च न्यायालय ने इस बात की उद्घोषणा की कि वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके पिता को पुलिस की अभिरक्षा में कत्ल कर दिया गया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने सुध नहीं ली। वो महिला पहलवान जो गौरव इस देश का थी, जो गोल्ड मेडल जीत कर लाई, वो कैसी तड़पाया गया, उनको तिल तिल कर तड़पाया गया दिल्ली की सड़कों पर। और आरोप था आपके एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आपने कभी क्या उन महिलाओं की, बेटियों की सुध ली प्रधानमंत्री जी? असल में जंगल राज ये है जब आपके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता गैंगरेप करें, लेकिन आप वहां जाकर सुध नहीं ले। आप मणिपुर में मणिपुर का मां न बोले 50 दिनों तक प्रधानमंत्री जी, जब हमारी देश पर अपने प्राणों को आहूत करने वाले सैनिक के परिवार की बेटियों और मां को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, मगर आप वहां का संज्ञान नहीं ले। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। जंगल राज वो है जब लखीमपुर में किसानों को एक देश के मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से रोन दिया, कुचल दिया प्रधानमंत्री जी, फिर उसको टिकट दिया। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। तो जंगल राज को स्थापित आपके और आपके सत्ता की सरपरस्ती में किया गया, और आरोप दूसरों पर मत लगाइए। जब इल्जाम हम पर लगाइए तो एक आईना अपने सामने भी ले आइए। ठीक है, 3 वाक्य में 3 जवाब, हस्तक्षेप ना करें। हमने टेनी जी को टिकट दिया, उनके बेटे पर आरोप लगे हैं। इन्होंने अफजाल अंसारी को टिकट दिया ना, मुख्तार अंसारी तो कन्विक्टेड है ना। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं बोलना है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दो। दूसरी बात, संदेश खाली, दुमका और पलामू, इस पर प्रियंका वाड्रा जी का एक बयान अगर दिखा देती अंजना जी, मैं माफी मांगकर निकल जाऊंगा स्टूडियो से। और तीसरा, इन्होंने राहुल जी के बातों की गारंटी ली। सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, नाच रहा है।
वो देखो भैया, उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। अपनी पुत्र वधू के साथ वो नाच रही है। इस प्रकार के शब्द बोलने वाले, सुनिए, बीच में मत बोलिए अभय जी, प्लीज। अभय जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभय जी, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है अभय जी, ये तरीका नहीं। मेरे कम उम्र होने का आपका इस प्रकार का फायदा उठाने का तरीका नहीं, ये गलत तरीका, ये बिल्कुल गलत तरीका। मैं मौका दूंगी, प्रॉमिस कर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इस प्रकार से एक महिला को, जो एक बहुत ही अचीविंग लेडी है, जिन्होंने अचीवमेंट यूनिवर्स में प्राप्त किया है, उसको आप नाचने वाली कहते हैं अपने ससुर के साथ, और इस पर तो समाजवादियों की भी जुबान पे ताला लगा है। और आखिरी बात, नीतीश जी के विषय में सुना रहे ना, अभी सुना दूं मैं, केजरीवाल क्या बोल रहे थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बच्चों की कसम खाता हूं हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये हमें लेक्चर देंगे। मैं इनसे फिर से पूछ रहा हूं, दुमका पर, पलामू पर और संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट दिखाइए, खड़गे जी का बयान आपको सुनाया मैंने। राहुल गांधी जी ने आरोप अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय पर नहीं लगाया। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बयान ठीक है, मेरी बात, ये बयान ठीक है। क्या ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाएंगे लेकिन बुनियादी मुद्दों की तरफ नहीं आएंगे, खुद पर तरस खाएंगे लेकिन बुनियादी मुद्दों की तरफ नहीं आएंगे। अब आप ये सोच लीजिए, अब आप सुनिए, जो बात संदेश खाली की है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी वहां गए हैं जहां सत्ता की सरपरस्ती बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों के साथ थी, और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि वो लड़ाई लड़े। जब वो हाथरस गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने रात के अंधियार में सनातनी हिंदू परिवार की बच्ची को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी गए थे। आज एक दलित परिवार के बच्चे को गोली मार दी, वहां भी अगर सत्ता अन्याय करेगी तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां न्याय होगा वो लड़ाई लड़ेंगे। और जो प्रतीकात्मक रूप से बात कही जाती है वो प्रधानमंत्री तक, मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बात चुभी तो सही। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के उदाहरण से ही सही, कम से कम बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, बैंकों की लूट, इस पर देश के प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिया। लैंग्वेज उल्टा पड़ रहा है ना सर, ये समझना पड़ेगा। चाहे राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन से वो शब्द इस्तेमाल करने पर नोटिस हो, या अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या, ये भाषा ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री जी को कभी नोटिस दिया? आपने सुना? इतने वायलेशन हुए, वो चुनाव चिन्ह लेकर अपने बूथ के पास गए, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी की चुनाव में भाषा देख लीजिए, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, इससे ज्यादा कम्युनल बात और किसी ने की आज तक देखा आपने कि कभी उनको नोटिस दिया हो? ये तो हमने इसलिए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो संवैधानिक संस्था 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी को हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत मिलने तक का वक्त नहीं दे, हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर भी हम संविधान का आदर करते हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका परिपालन। एक कमेंट में ले लूं, फिर आप शहजाद बोलिएगा जल्दी से। नवल किशोर जी, सवाल यह है कि बिहार का चुनाव हुआ था और उस वक्त तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पूरा फोकस हुआ था, और उन्होंने एक पूरी कोशिश की थी कि कहीं से भी इधर उधर हिंदू मुस्लिम ऐसे मुद्दे नहीं आए। फिर इस बार इस तरह का लूज भाषा क्यों? नहीं, देखिए अंजना जी, अभी भी देखिए, आप जो सवाल पूछे हो तो एकदम वैध सवाल है, उसमें तो कोई गलत सवाल है पूछा ही नहीं। लालू जी को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सवाल पूछना सिखाएगा। जो रथ गिरफ्तार हुआ, सोमनाथ से जा रहा था अयोध्या की तरफ, आपको मालूम है, देश को मालूम है कि 2000 लोग मारे गए थे उस रास्ते में, और वो कम्युनल रथ था, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जो सवाल लालू जी पूछते हैं वो देश के लिए हितकारी सवाल है, मौलिक सवाल है। जो सवाल ये मौलिक सवाल है, महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कि तुम्हारे कितने संतान हैं, पूछे जा रहे हैं, और मौलिक सवाल है। ये आपने किसी से पूछा अपने जीवन में? ये पूछ जाकर सुन लीजिए पहले, देखिए, नहीं, आप पहले सुन लीजिए ना पहले। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर कहते हैं तेजस्वी जी के विषय में कि जंगल राज का युवराज है, आपने पूछा था कि जंगल राज का युवराज होता है क्या? ऐसा सवाल पूछना चाहिए। जब मोदी जी बोले थे बेटे बेटियों को सेट कर रहे हैं, तो पूछा था। आज कोई पूछ रहा है कि अमित शाह जी सब बेटे बेटियों को सेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इनकी तरफ भी कर रहे हैं, चिल्लाइए मत, क्योंकि कर रहे हैं, एनडीए में भी कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या है? उसी के प्रोडक्ट है, उसी के प्रोडक्ट है। बेटे बेटी को सेट करने के प्रोडक्ट है चिराग पासवान भी, और तेजस्वी यादव भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। मनोज जी सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, मनोज जी उसका आधार। देखिए, मैंने वही कहा कि यदि आप पर अखिलेश जी पर भी तो यही अटैक होता है ना पीएम का सर, तो आप भी उस तरह के आचरण परिवारवाद का अखिलेश बाबू पर भी यही है।
एक पार्टी फैमिली की पार्टी पर बपौती। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी अपने खिलाफ उठने वाली हर सामाजिक और सामाजिक न्याय समर्थित आवाज को दबाना चाहते हैं। उस रैली में बहुत ठीक, टाइम खत्म हो गया, एक लाइन। देखिए ईसीआई पर तो इन्होंने हमला कर दिया, अब कुछ ही दिनों के बाद जनता को भी राक्षस कहने लगेंगे और कॉम्युनल बयान उनको शमशान कब्रिस्तान का लगा, परंतु उदयनिधि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर एक टिप्पणी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए आज।